हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। और मैथ विद अजीत सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो देखिए दोस्तों, अपना पहला चैप्टर चल रहा था संख्या पद्धति का, और संख्या पद्धति में अपनी टाइप नंबर 2 चल रही थी। टाइप नंबर 2 में मैंने आपको कल बताया था कि प्राकृत संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। अपन प्राकृत संख्या, सम संख्या और विषम संख्याओं पर आधारित प्रश्न पढ़ लिए थे। आज अपन बात करेंगे भाज्य अभाज्य संख्याओं के बारे में, परिमेय अपरिमेय संख्याओं के बारे में। इनको लेकर एग्जाम में क्वेश्चन क्या आते हैं। तो चलो दोस्तों, चलते हैं अपन आगे। तो देखिए, सबसे पहले अपनी टाइप नंबर 2 चल रही थी, मैंने आपको बताया। अब अपन टाइप नंबर 2 में आज बात करेंगे भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में, कि भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्याएं क्या होती है। इनको लेकर एग्जाम में सवाल क्या आते हैं। परिमेय संख्याएं क्या होती है, अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, उनको लेकर सवाल एग्जाम में क्या आते हैं। देखिए, सुनना ध्यान से। एक अपने पास आता है भाज्य संख्या, ध्यान से समझिए, और एक अपने पास क्या होती है, अभाज्य संख्या। अब देखिए, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होती है। सबसे पहले अपने को यह समझना है कि भाज्य संख्याएं जिन संख्याओं में खुद के अलावा अन्य संख्या का भाग जाता हो, वो भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे मैं आपसे बात करता हूं, 4 है, 4 में 4 का भाग जा रहा है, इसके अलावा इसमें 2 का भाग जा रहा है। ठीक है, तो ये कैसी संख्या हमारी भाज्य संख्या है। मैं बात करता हूं जैसे आपसे 6 की, तो 6 में 6 का तो भाग जा ही जा रहा है, इसके अलावा 2 का जा रहा, 3 का जा रहा है। कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। ध्यान से समझना मेरी बात को। जिस संख्या में खुद के अलावा अन्य संख्या का भाग चला जाए, वो हमारी भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि मैं बात करता हूं 8 की, तो 8 में भैया 8 का तो भाग जा रहा है, इसके अलावा 2 का जा रहा, 4 का जा रहा। कैसी संख्या होगी, भाज्य संख्या। मैं बात करता हूं जैसे 9 की, तो 9 में 9 का तो भाग जा रहा है, इसके अलावा इसमें 3 का भाग जा रहा है। कैसी संख्या है, भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या आपकी समझ में आ गई होगी कि जिन संख्याओं में खुद के अलावा अन्य संख्या का भाग चला जाए, वो हमारी भाज्य संख्या कहलाती है। क्लियर। अब चलिए मैं बात करता हूं आपसे अभाज्य संख्या के बारे में। तो अभाज्य संख्या जो होती है हमारे पास, वो क्या होती है। भाज्य संख्या तो क्या कह रही है कि भैया मेरे अंदर मेरे अलावा अन्य संख्या का भाग जाना चाहिए, वो भाज्य संख्या होगी। और अभाज्य संख्या क्या कहती है कि केवल मेरे अंदर मेरा ही भाग जाना चाहिए और किसी संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे मैं बात करता हूं आपसे, 2 है, 2 में केवल 2 का ही भाग जा रहा है और किसी का भाग नहीं जाता है, तो ये हमारी अभाज्य संख्या है। जैसे मैं बात करता हूं आपसे 3 की, तो 3 में केवल 3 का ही भाग जाता है। कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या। मैं बात करता हूं आपसे 5 की, तो 5 में केवल 5 का ही भाग जाता है। कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या। मैं बात करता हूं 7 की, तो 7 में केवल 7 का ही भाग जाता है, तो ये कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या। मैं बात करता हूं आपसे 11 की, तो 11 में केवल 11 का ही भाग जाता है। कैसी संख्या है, अभाज्य। तो ध्यान रखना, भाज्य अभाज्य संख्या आपकी समझ में आ गई होगी। दोबारा से सुन लीजिए, जिस संख्या में खुद के अलावा अन्य संख्या का भाग जाता हो, वो हमारी भाज्य संख्या कहलाती है, और जिस संख्या में खुद के अलावा अन्य संख्या का भाग नहीं जाता, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। क्लियर हो गया। चलिए अब अपन कुछ बातों करते हैं इसमें कि फैक्ट क्या है। सुनिए, मैं यहां पर लिख रहा हूं बेटा भाज्य संख्या, और ये हमारे पास क्या होगी, अभाज्य संख्या। ध्यान से समझना मेरी बात को। अब मैंने आपसे क्या कहा कि जिन संख्याओं में खुद के अलावा अन्य संख्या का भाग चला जाए भाज्य, और अन्य संख्या का भाग नहीं जाए, वो क्या होती है, अभाज्य संख्या। अब जैसे यहां पर मैं लिख रहा हूं 2 है, 2 कैसी संख्या है, अभाज्य। 3 कैसी है, अभाज्य। 4 कैसी है, भाज्य। 5 कैसी है, अभाज्य। 6 कैसी है, भाज्य। 7 कैसी है, अभाज्य। 8 कैसी है, भाज्य। 9 कैसी है, भाज्य। 10 कैसी संख्या है, भाज्य। 11 कैसी है, अभाज्य। 12 कैसी है, भाज्य। 13 कैसी है, अभाज्य। अब सुनिए, कुछ अपन इसमें फैक्ट निकालते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, मैंने यहां पर 1 नहीं लिखा। क्या नहीं लिखा, 1। तो ध्यान रखना, यदि आपसे पूछ लेता है 1 कैसी संख्या है, भाज्य संख्या या अभाज्य संख्या है, तो याद रखना 1 न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है।
पहला नियम आपको याद रखना है, यदि आपसे बात करता है एक की तो याद रखना एक न तो भाज्य संख्या और न ही अभाज्य संख्या। क्लियर। चलिए अब अपन बात करते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या। आपसे पूछ ले तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी हमारे पास? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। आपसे पूछता है सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो हमारे पास क्या आएगी? 4। अब इधर देखना, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात एक और है इसमें, यहां पर देखिए 2 सम संख्या है, 3 कैसी है? विषम संख्या, 5 विषम, 7 विषम, 11 विषम, 13 विषम। इधर देखिए भाज्य संख्या में मैं बात करता हूं, ये 4 सम है, सम है, सम है, ये 9 विषम है, सम है, सम है। तो इधर अपन ने बात करी कि एकमात्र 2 ऐसी सम संख्या है जो कि अभाज्य संख्या है। ध्यान रखना, इस दुनिया में मात्र एक 2 ही ऐसी सम संख्या है जो कि अभाज्य संख्या है। 2 के अलावा जितनी भी अपने पास सम संख्याएं होती हैं सबकी सब मेरे दोस्तों भाज्य संख्याएं होती। क्या होती हैं? भाज्य संख्या। याद रह जाएगी मेरी बात। 2 के अलावा जितनी भी सम संख्याएं, जैसे 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, 18 है, सबकी सब अपनी संख्याएं जो सम संख्याएं होती हैं 2 को छोड़कर वो अपनी भाज्य संख्याएं होती हैं। क्लियर बात होगी। दोबारा से इसमें 3 बिंदु आपको याद रखने हैं। आपसे पूछ ले कि एक कैसी संख्या? बोलिए। एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या। क्लियर होगी मेरी बात। मैं बात करता हूं आपसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो आपका जवाब क्या आना चाहिए? 2। सबसे छोटी भाज्य संख्या आपकी क्या है? 4 है। इस दुनिया की मात्र ये 2 ही ऐसी सम संख्या है जो कि अभाज्य संख्या, 2 को छोड़कर सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं होती हैं। क्लियर होगी मेरी बात। चलिए आगे चलिए। अब अपन इसको लेकर जो एग्जाम में सवाल आते हैं दोस्तों, जैसे मैं बात करूं, आपका आ जाएगा 1 से 10 तक की भाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। इसका कोई ट्रिक वगैरह कोई सूत्र नहीं है। इसका योग ज्ञात करने के लिए हमारे को पहले 1 से 10 तक की भाज्य संख्या लिखनी ही पड़ेंगी। तो 1 से 10 तक की हमारे पास भाज्य संख्या पहचान सकते हैं कि कौन सी आएगी? बोलिए। पहली भाज्य संख्या क्या है? 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है। कई बार इसको औसत को भी लेकर सवाल आ जाता है, औसत ज्ञात करो। तो औसत भी जब ज्ञात करेंगे हमारे को इस बात का पता होना चाहिए कि भाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो हमारे पास 1 से लेकर 10 तक की जो भाज्य संख्याएं 4, 6, 8, 9, 10 आ गया। अब इसका हमारे को क्या ज्ञात करना है मेरे दोस्तों? योग। तो योग ज्ञात करेंगे तो 4 + 6 + 8 + 9 प्लस क्या आ गया? 10। जोड़ लीजिए। 6 × 4 10 और 8 18 और 9 कितना हो गया? 18 9 27 और 10 कितना हो गया? 37। तो यहां पर इसका योग कितना आ गया? 37। क्लियर हो गया? समझ में आ गई होगी मेरी बात। अब देखो, अगर आपके पास आ जाता, जैसे मैं कहता हूं 51 से 60 तक की, 51 से 60 तक की अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। तो हमारे को पहले इस बात का पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो 51 से लेकर 60 तक की अभाज्य संख्या बताओ। आप फटाफट बताइए दोस्तों कौन कौन सी है? बताओ। 51 भाज्य है क्या? अभाज्य है क्या? नहीं है, क्योंकि 51 तो भाज्य है। 51 में कई संख्याओं का इसके अलावा भाग जा रहा है। 52 भी नहीं है। 53 बोलिए फटाफट। एक हमारे पास अभाज्य संख्या क्या आ गई? 53। 54 है? नहीं है। 55, 56 और हमारे पास क्या आ गई? बोलिए फटाफट बोलो। 57 है, 58 है और क्या है? 59। तो यहां पर देखना अभाज्य संख्याएं हमारे पास 51 से लेकर 60 तक 53 और 59 ही हैं। 60 भी नहीं है। अब इसका इसने क्या पूछा था? योग ज्ञात करो। तो 53 में हम क्या जोड़ देते हैं? 59। तो ये कितना हो गया? 9 और 3 12, 5 और 5 10 और 1 11। तो योग कितना आ गया? 112। क्लियर होगी मेरी बात? समझ में आ गया? तो ये भाज्य और अभाज्य को लेकर एक छोटी सी बात थी, बहुत सिंपल सीख, कि इनका योग पूछे तो यहाँ पर संख्या लिखनी पड़ेगी, कोई सूत्र वगैरह काम में नहीं आएगा। चलिए आगे अपन चलते हैं, ध्यान से समझना मेरी बात को। अब मैं बात करता हूं परिमेय अपरिमेय संख्याओं के बारे में, कि परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, इनको लेकर एग्जाम में सवाल क्या आता है। ध्यान से समझिए। परिमेय संख्या और एक अपने पास क्या होती है? अपरिमेय संख्या।
पहले मैं इसका परिचय करा देता हूं कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो देखिए, सबसे पहला नियम सुनना, वे संख्याएं जो p बटा q के रूप में लिखी जा सकें, लेकिन क्या हमारे पास q नॉट इक्वल टू 0, अर्थात q का मान 0 नहीं होना चाहिए, वो हमारी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जो p बटा q के रूप में लिखी जा सकें, q का मान 0 नहीं होना चाहिए, वो हमारे पास परिमेय संख्या कहलाएगी। जैसे मैं बात करता हूं आपसे 3 बटा 5, p बटा q रूप हो गया, कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। मैंने बात करी आपसे 7 बटा 9, p बटा q रूप हो गया, कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। मैंने बात करी आपसे 4 की, तो ये 4 है, ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। इसका वास्तविक रूप p बटा q होता है 4 बटा में 1। समझ में आ गया होगा मेरी बात। मैं लिखता हूं यहां पर 0 बटा 7, उसने क्या कहा था? q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो 0 बटा 7 कैसी संख्या है? परिमेय, p का हो सकता है, तो ये हमारे पास कैसी संख्या आ गई? परिमेय संख्या। अब देखिए, अपरिमेय संख्याएं जो p बटा q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे अर्थात यहां पर q का मान आपको 0 नहीं होना चाहिए, यदि q का मान 0 मिल जाए तो भी वो हमारी अपरिमेय संख्या कहलाएगी। जैसे मैंने कहा 5 बटा 0, ये इसका उल्टा विरोध करती है, ये कह रही है कि q का मान 0 नहीं होना चाहिए। दूसरी भाषा में इसको हम ये कहते हैं कि यदि q का मान 0 मिल गया तो कैसी संख्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या। 5 बटा 0, मैंने लिखा 7 बटा 0, कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। 9 बटा 0, अपरिमेय संख्या। तो पहला चक्कर आपके समझ में आ गया होगा कि यहां पर p बटा q का चलेगा। वे संख्याएं जो p बटा q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, q का मान 0 नहीं होना, लिखी जा सकती है, q का मान 0 नहीं होना चाहिए, वो हमारे पास परिमेय संख्या कहलाएंगी। और जो p बटा q के रूप में नहीं लिखी जा सके, q का मान यदि आपको 0 मिल जाता है तो हमारे पास अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। क्लियर हो गया पहला नियम। अब अगर मैं दूसरे नियम की बात करता हूं, देखना यहां पर नंबर 2 बात समझना। नंबर 2 बिंदु देखिए कि आपने देखा होगा एक आपको दशमलव के रूप में संख्याएं मिलती हैं। मैंने यहां पर लिखा, जैसे मैंने यहां पर लिख दिया जैसे दशमलव के रूप में संख्याएं। यहां पर देखो 5.34, यहां पर देखिए ये कैसी संख्या आपके पास? परिमेय संख्या है। इसका नियम क्या है कि यदि दशमलव के बाद अंकों की संख्या निश्चित मिल जाए तो हमारे पास परिमेय संख्या कहलाएगी। क्लियर हो गया? दशमलव के बाद अंकों की संख्या निश्चित होनी चाहिए। दशमलव के बाद 3 और 4 निश्चित अंक है, तो ये हमारी कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। क्लियर हो गया? अब देखो मैं यहां पर लिखता हूं 7.543, तो ये भी हमारे पास अंकों की संख्या दशमलव के बाद निश्चित हमारे को मालूम है, ये हमारे पास कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। अब मैं यहां पर लिख देता हूं 15 पॉइंट, मैंने यहां पर लिखा 353535 डॉट डॉट डॉट, ये भी निश्चित ही अंक। अब आपको पता है कि 353535, इसके बाद क्या आएगा? क्योंकि दशमलव के बाद 35 की आवर्ती हो रही है, तो ये भी हमारी कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। इसको ये भी कह सकते हैं अपन कि यदि दशमलव के बाद समान अंकों की आवर्ती हो रही हो तो वो भी हमारे पास परिमेय संख्या कहलाती है। तो याद रखना, दशमलव के बाद अंकों की संख्या यदि निश्चित मिल जाए तो हमारी परिमेय संख्या कहलाएगी। क्लियर? अब ये क्या कहती है अपरिमेय संख्या आपको? कि यदि दशमलव के बाद अंकों की संख्या अनिश्चित हो, वो हमारे पास अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे हम बात करते हैं 5.4321 डॉट डॉट डॉट, अब पता नहीं इसके बाद कौन सा क्या अंक आएगा, अनिश्चित अंक है, तो हमारे पास कैसी संख्या हो गई? अपरिमेय संख्या। मैं बात करता हूं जैसे आपके पास 15.7341 डॉट 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 डॉट, अब पता नहीं दशमलव के बाद कौन सी संख्या आएगी, ये कैसी संख्या होगी? हमारे पास अपरिमेय संख्या। तो दूसरा नियम समझ में आ गया होगा, वे संख्याएं दशमलव के बाद यदि अंकों की संख्या निश्चित मिले तो परिमेय संख्या, अनिश्चित मिले तो अपरिमेय संख्या। क्लियर हो गया? एक छोटा सा नियम और सुन लीजिए, नंबर 3 बिंदु। यदि वर्गमूल वाली जो संख्याएं होती हैं, जिनका पूरा पूरा वर्गमूल निकलता हो, वो हमारे पास परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे मैं बात करता हूं आपसे √9, क्या बात करी मैंने? √9, तो इसका पूरा पूरा रूट निकल रहा है 3 होता है, कैसी संख्या है? परिमेय। मैंने बात करी √16, तो कैसी संख्या है? परिमेय। पूरा पूरा वर्गमूल निकल रहा है, ठीक है, वो हमारी परिमेय संख्या कहलाती है।
और जिनका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे मैंने लिख दिया √5, पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल रहा, मैंने लिख दिया √6, पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल रहा, मैंने लिख दिया √10, पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल रहा। ये हमारी कैसी संख्याएं हैं? अपरिमेय संख्याएं। तो मैंने आपको 3 बिंदु बताए, ध्यान से समझ लेना दोबारा से। पहला सुनिए ध्यान से, पहला देखिए P/Q का चक्कर चलेगा। वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकें परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। यदि Q का मान आपको 0 मिल जाता है तो अपरिमेय संख्या होगी। क्लियर? दूसरा नियम मैंने बताया कि यदि दशमलव के बाद अंकों की संख्या निश्चित मिलती है तो हमारे पास परिमेय संख्या कहलाएगी, अनिश्चित मिलती है तो अपरिमेय संख्या कहलाएगी। क्लियर हो गया? तीसरा नियम मैंने आपको बताया कि जिनका पूरा पूरा वर्गमूल निकलता हो वो परिमेय संख्या, जिनका नहीं निकलता हो वो अपरिमेय संख्या कहलाएगी। अब इसको लेकर अपन कुछ निष्कर्ष निकालते हैं, समझिए मेरी बात को। अब नंबर 1 बात मैं करता हूं, आपसे पूछ लेता है कि 0 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या? बताओ फटाफट। देखिए दोस्तों, 0 एक हमारे पास परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। ध्यान रखना इस बात को, क्योंकि जब किसी संख्या के मान अपन कहते हैं कुछ हर में कुछ नहीं होता है, ये P/Q के रूप में 1 मान लेते हैं, तो यहां पर इसका P/Q रूप क्या होगा? 0/1। तो ये कैसी संख्या है हमारे पास? परिमेय संख्या। क्लियर? आपसे पूछ लेता है कि 0 कैसी संख्या है तो आप क्या कहोगे? परिमेय संख्या। नंबर 2 बिंदु देखना, आपसे पूछ लेता अनंत, इन्फिनेटिव, तो ये कैसी संख्या हमारे पास? अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। क्योंकि आप बताइए मेरे को, मैं कहता हूं 5/0, बताओ 5/0 का मान कितना होता है? अनंत होता है। तो अपन ने पहले बात करी थी 5/0, यदि आपको Q का मान 0 मिल जाता है तो हमारे पास वो अपरिमेय संख्या होती है, और इसी का ये दूसरा रूप अनंत है, इसलिए अनंत भी कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या। क्लियर? तीसरा पॉइंट देखिए, आपसे पूछता है पाई, पाई का ये संकेत दे देता है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या। क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या। लेकिन यदि इसका मान आपको दे देता है 22/7, तो ये P/Q रूप हो गया दोस्तों, ये कैसी संख्या कहलाएगी? परिमेय संख्या। बताओ, क्लियर हो गया ना? दोबारा एक बार देख लेना। नंबर 1 बिंदु 0 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। अनंत अपरिमेय संख्या। पाई संकेत देता है अपरिमेय संख्या, लेकिन इसका मान देता है 22/7, तो क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या। क्लियर हो गया? अब ये यहां पर बहुत कम पूछा जाता है कि कौन सी निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है, कौन सी अपरिमेय संख्या है, पहचान सकते हो। क्लियर हो गया? चलिए, अब इसको लेकर एग्जाम में सवाल ये आते हैं कि दशमलव परिमेय संख्याओं को P/Q के रूप में लिखो। बहुत ज्यादा सवाल आते हैं कि दशमलव परिमेय संख्याओं को अपन P/Q के रूप में कैसे लिखेंगे। समझिए, अब यहां पर मैं बात कर रहा हूं, समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। दशमलव परिमेय संख्याओं को P/Q के रूप में लिखना, पढ़ा होगा आपने, बहुत ही शानदार है। P/Q के रूप में लिखना। अब इनको अपन P/Q के रूप में लिखते हैं, दशमलव परिमेय संख्याओं को। अब आपको ये जो दशमलव परिमेय संख्याएं हैं ये कैसी कैसी मिल सकती हैं समझना। 3 प्रकार के सवाल मिल सकते हैं। नंबर 1 मैं बात करता हूं, आपसे मिलेगा 0.35, ठीक है, जैसे मिलेगा 1.34। नंबर 2 सुनिए, यहां पर आपको मिलेगा 1.23 के ऊपर मैंने बार लगा दिया, 0.4 के ऊपर मैंने बार लगा दिया। नंबर 3 आपको मिल सकता है 1.23 के ऊपर केवल बार लगा दिया, ठीक है, जैसे आ जाए 2.45, मैंने 5-6 के ऊपर बार लगा दिया। 3 प्रकार की बातें बनती हैं कि ये सीधी सादी संख्याएं होगी, इनको P/Q के रूप में कैसे लिखेंगे। एक नंबर 2 बात है कि दशमलव के बाद सभी संख्याओं पर बार होगा तो उसको P/Q के रूप में कैसे लिखेंगे। नंबर 3 बात मैं करता हूं कि दशमलव के बाद कुछ संख्याओं पर बार हो और कुछ पर बार नहीं हो तो उसको अपन P/Q के रूप में कैसे लिखेंगे। क्लियर हो गए? पहले आपको सवाल समझ में आना चाहिए कि किस प्रकार का सवाल आ सकता है। तो 3 प्रकार के सवाल आ सकते हैं। अब मैं बात करता हूं नंबर 1।
इसको आपको पता ही होगा, नंबर 1 के बारे में आप जानते ही हैं, आपका जाना पहचाना, अपन देसी भाषा में ये कह दें कि 0.58। यहां पर देखो मैंने लिखा 1.57 को P बटा Q के रूप में लिखो, तो इसको P बटा Q के रूप में लिखेंगे तो लिखने के लिए अपन क्या कर देंगे 157, यहां पर 1, बताओ दशमलव के बाद कितनी संख्या है 2, तो कितनी जीरो लगा देंगे 2 जीरो, तो ये इसका P बटा Q रूप हो गया। मैंने यहां पर लिख दिया जैसे 2.5 को P बटा Q के रूप में लिखो, इसको लिखोगे तो क्या आएगा बेटा 25 बटा में, ये लो 1 लगा दिया, ठीक है, दशमलव के बाद कितनी संख्या एक संख्या, तो 1 जीरो लगा दी। ये ऑप्शन में नहीं मिल सकता, इसको सरल कर दीजिए, 5 25 5 दूनी 10, तो आपको ऑप्शन क्या मिलेगा 5 बटा 2। मैंने जैसे आपसे लिख दिया 4 पॉइंट, सुनना ध्यान से, मैंने लिखा 3 5 7, इसको P बटा Q के रूप में लिखो तो 43 57। अब बताओ 1 के आगे उतनी ही जीरो लगा देंगे जितनी दशमलव के बाद संख्याएं, 1 2 3, तो कितनी जीरो लग जाएंगी 3 जीरो। तो ये तो आपको पहले से आता होगा, सिंपल सी एक बात है, सीधी सादी। ध्यान रखना, दशमलव उठा लेंगे, 1 के बाद उतनी जीरो लगा देंगे जितनी दशमलव के बाद संख्या है। क्लियर? चलिए नंबर 2 देखो, बहुत ही अच्छा है, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। नंबर 2 मैं आपको बताता हूं, ध्यान से समझना। मैंने यहां पर लिखा 1.23 के ऊपर मैंने लगा दिया बार। अब ध्यान से समझिए मेरे भाई, इसको P बटा Q के रूप में लिखना है, तो इसको हम P बटा Q के रूप में किस प्रकार से लिखेंगे। अब इसका क्या काम करना है आपको, मैं शॉर्टकट तरीके से समझा रहा हूं, बड़ा शानदार तरीका, ध्यान से समझना। इसको सबसे पहले आपको करना है 123, बिना दशमलव बिना बार के संख्या लिख लीजिए, लिख लिया, क्लियर। माइनस में दशमलव से पहले वाली संख्या कर दो, क्या है यहां पर दशमलव से पहले 1 है, माइनस में 1 कर दिया, बटा में उतने ही नौके लगा देना जितनी संख्याओं पर बार है। बताओ कितनी संख्याओं पर बार है 1 2, तो नीचे कितने 9 आएंगे 2 9 आएंगे। बताओ क्लियर हो गया होगा। नंबर 1 मैंने बताया आपको। अब 123 में से 1 घटाओ, कितना बच गया 122, बटा में कितना आ गया 99, तो इसका P बटा Q रूप हो गया 122 बटा में 99। दोबारा से समझ लेना मेरी बात को, सबसे पहले दोस्तों बिना दशमलव है बिना बार की संख्या लिखनी है। 1.23 के ऊपर बार था, मैंने लिख दिया 123, माइनस में दशमलव से पहले वाली संख्या करनी है, कर दिया, और हर में उतने ही नौके लगाने हैं जितनी संख्याओं पर बार है। 2 संख्याओं पर बार था तो मैंने नीचे 2 नौके लगा दिए, हल कर लिया, आंसर आ गया 122 बटा में 99। क्लियर हो गया। चलिए नंबर 2 और समझा देता हूं मैं आपको। मैंने लिखा जैसे 0.53 बार लगा दिया, को P बटा Q के रूप में लिखना है, तो इसको लिखेंगे तो ये क्या आ गया 53, माइनस में क्या आएगा 0, क्योंकि दशमलव से पहले 0 है। कितनी संख्याओं पर बार है 2 पर, तो कितने नौके आ जाएंगे 2 नौके, तो ये हो गया हमारे पास 53 बटा में 99। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। और उदाहरण देख लीजिए, मैं यहां पर लिखता हूं जैसे 1.7, इसको P बटा Q के रूप में लिखना है, तो आप क्या लिखोगे इसको 17। बताओ दशमलव से पहले क्या है 1, कितनी संख्याओं पर बार है 1 के ऊपर, तो नीचे कितना नौका आएगा 1 नौका, तो क्या हो गया 17 में से 1 गया 16, 16 बटा में 9 आंसर। बोलो क्लियर हो गया। जैसे और समझ लीजिए, मैंने लिखा है यहां पर 2.3 के ऊपर मैंने बार लगा दिया, इसको P बटा Q के रूप में लिखना है, तो आप क्या लिखोगे सबसे पहले इसको बिना दशमलव बिना बार के क्या लिख लिया 23, माइनस में क्या लगाओगे 2, कितनी संख्याओं पर बार है 1 पर, तो नीचे कितना नौका आएगा 1 नौका, 23 में से 2 घटाओ कितना बच गया 22, तो ये क्या हो गया 22 बटा में 9। क्लियर हो गया होगा। ध्यान रखना, सबसे पहले लिख लो, चाहिए नोट लगा लेना इसमें, कि बिना दशमलव है बिना बार के संख्या लिखकर उसमें से दशमलव के पहले वाली संख्या को घटाकर नीचे उतने ही 9 लगा देंगे जितनी संख्याओं पर बार है। क्लियर हो गया। चलिए पहली बात समझ में आ गई होगी है। अब मैं बात करता हूं आपसे, कुछ संख्याओं पर बार मिल जाए और कुछ के ऊपर बार नहीं हो, तो उसको अपन P बटा Q के रूप में कैसे लिखेंगे। जैसे हमारे पास आ गया 1. मैंने लिखा 2 3, 3 के ऊपर मैंने लगा दिया बार। अब ध्यान से समझना, इसको हम P बटा Q के रूप में कैसे लिखेंगे। थोड़ा सा एक्स्ट्रा नेम ध्यान रखना है इसमें। सबसे पहले बिना दशमलव बिना बार की संख्या लिखो,
क्या लिख दिया आपने 123, बार भी घटा दिया, दशमलव भी हटा दिया, सब कुछ लिख दिया। क्लियर। अब माइनस में बार से पहले दशमलव हटाकर क्या बनता है वो करना है। दशमलव हटाओ, बार से पहले इनको मैं मिलाता हूं तो क्या बनता है 12, तो माइनस में आपको क्या करना है 12। क्लियर होगी मेरी बात। दोबारा एक बार देख लेना, ये क्या था हमारा 1.23 के ऊपर बार था, मैंने इसको 123 लिखा, बार से पहले दशमलव हटाकर क्या संख्या बनती है 12, तो माइनस में कितना कर दिया 12। क्लियर हो गया। चलो अब वो का वही नियम है, नीचे उतने ही नोके आएंगे जितनी संख्याओं पर बार है। बताओ कितने पर बार है 1 पर, तो नीचे कितना नोका आएगा 1 नोका। क्लियर हो गया। अब इस नोक के आगे उतनी जीरो आएंगी जितने संख्याओं के ऊपर दशमलव के बाद बार नहीं है। बताओ दशमलव के बाद कितनी संख्याओं पर बार नहीं है 1 पर बार नहीं है, तो यहां पर क्या आएगा 1 0। अब अपन कर लेते हैं 123 में से अपन क्या घटा देते हैं 12, तो 123 में से 12 घटाएंगे तो कितने बच गए हमारे पास 111, बटा में क्या आ जाएगा 90। क्लियर हो गया भैया, समझ में आ गया होगा। यदि ये कट रहा है तो इसको काट देना, ये आंसर मिले या ना मिले। ठीक है, काटो इसको। 3 से कट रहा है, आपको पता है कि अंकों के योग में 3 का भाग जाएगा तो उस संख्या में 3 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। देखिए 3 तिया 9, यहां पर देखो 3 तिया 9, कितना बच गया हमारे पास 2, 3 7 21, तो क्या हो गया हमारे पास 37 बटा में 30, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। चलो और समझाता हूं मैं आपको उदाहरण। जैसे हमारे पास आ गया 0.521, 21 के ऊपर बार आ गया, इसको p बटा q के रूप में लिखना है, तो हम इसको क्या लिखेंगे किस प्रकार से, समझिए ध्यान से। 18 दशमलव है बार, तो क्या बन गया 521। अब बताओ इसमें माइनस में 0.5 को मैं मिलाता हूं, किसको मिला रहा हूं मैं 0.5 को, तो 0.5 को मिलाने के तो 5 ही बनेगा। ठीक है, तो माइनस में कितना आ गया 5। अब बताओ कितनी संख्याओं पर बार है 2 के ऊपर बार है, तो बेटा यहां पर 2 नोके आ जाएंगे। दशमलव के बाद कितनी संख्याओं पर बार नहीं है 1 पर बार नहीं है, इसके आगे 1 0 आ जाएगा। बताओ क्लियर हो गया। अब 521 में से आप 5 घटा दीजिए, क्या बच गया आपके पास 516 बटा में 990। क्लियर हो गया। कट रहा है तो इसको काट देना। समझ में आ गई मेरी बात। चलिए आगे देखो, एक दो उदाहरण और समझाता हूं मैं आपको। मैंने यहां पर लिखा 2.34 के ऊपर मैंने लगा दिया बार, इसको p बटा q के रूप में लिखना है, तो इसको आप p बटा q के रूप में लिखोगे तो सबसे पहले क्या लिखोगे 234 लिख लिया। अब माइनस में क्या आएगा, इन दोनों अंकों को मैं मिलाता हूं तो क्या बनता है 23, तो माइनस में 23 आ गया। बताओ कितनी संख्याओं पर बार है 1 पर बार है, तो नीचे कितना नोका आएगा 1 नोका। अब बताओ दशमलव के बाद कितनी संख्याओं पर बार नहीं है 1 पर बार नहीं है, तो इसके आगे कितनी जीरो आएगी 1 0। अब 234 में से 23 घटा दीजिए, कितना बच गया हमारे पास 1 1, 211 बटा में कितना हो गया 90। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। और देख लीजिए ध्यान से, मैं यहां पर कहता हूं, जैसे मैंने कह दिया 1.573, इसके ऊपर हमने बार लगा दिया, तो इसको क्या लिखोगे आप 1573 लिख दिया। माइनस में अब बताओ माइनस में क्या आएगा, इन संख्याओं को मैं मिलाता हूं तो यहां पर क्या बनता है 157, तो माइनस कितना आएगा 157 बटा में बताओ कितनी संख्याओं पर बार है 1 पर, तो कितना नोका आएगा 1 नोका। दशमलव के बाद कितनी संख्याओं पर बार नहीं है 2 के ऊपर बार नहीं है, तो कितनी जीरो आएंगी 2 जीरो। समझ में आ गया होगा। अब यहां पर 1573 में से अपन 157 घटा लेते हैं, तो 1573 में से अपन 157 घटाएंगे, 13 में से 7 गए तो कितने बच गए 6, यहां पर 1 बच गया, और यहां पर हमारे पास 4 1, कितना बच गया 1416 बटा में 900। काट लेना इसको, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, सरल करके आंसर लिखना है। क्लियर होगी मेरी बात। अब ध्यान से समझ लेना बेटा, यदि दशमलव के बाद कुछ संख्याओं पर बार मिले और कुछ पर बार नहीं मिले तो कैसे लिखना है, दोबारा से सुन लीजिए कि बिना दशमलव है बिना बार के संख्या लिखेंगे, उसमें से 10 बार से पहले वाली संख्या को मिलाकर संख्या बनाकर घटा देंगे, नीचे उतने ही नोके आएंगे जितनी संख्याओं पर बार है, नोके आगे उतनी जीरो आएंगी जितनी संख्याओं पर दशमलव के बाद बार नहीं है। क्लियर हो गया होगा। तो मैंने आपको बताया कि p बटा
परिमेय संख्याओं को p बटा q के रूप में कैसे लिखा जाता है। तो आज की क्लास को अपन यहीं समाप्त करते हैं मेरे दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि बहुत ही शानदार समझ में आया होगा और बाकी अपन पढ़ाएंगे कल। धन्यवाद।